नमस्कार, मैं रविश कुमार। अगर न्यूज चैनलों को 24 घंटे की जगह एक दिन में 48 घंटे मिलते तो वे सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को 48 घंटे कवर करते। बाकी घटनाओं के कवरेज गायब हो चुके हैं। पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है और आगे भी होगा। कई चैनल हैं, एक ही विषय है, जानकारी कम है, एक ही बात 100 बार अलग अलग लोगों के जरिए कही जा रही है। जो नागरिक ऐसे कार्यक्रमों को देखते हैं, घंटों या मिनटों, उनके दिलो दिमाग पर क्या असर होता है यह जानने का कोई ठोस जरिया नहीं है। बेशक इसके आसपास की इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं जो बताती हैं कि असर भी हुआ है। इसे समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। 20 मार्च से 25 अप्रैल के उन दिनों में जब न्यूज चैनलों के स्क्रीन पर तबलीगी जमात की खबरें छाई हुई थी। जरा सी कोशिश करेंगे तो आप याद करने लगेंगे कि उन खबरों को देखते हुए आप किस तरह की बातें करने लगे थे। उन खबरों ने आपके दिलो दिमाग पर क्या असर डाला था। विदेशी पैसा हजम, मौलाना का खेल खत्म, कोरोना की रफ्तार का जमाती ड्राइवर, कोरोना वाले मौलाना पर वार नोटिस 4 बार, देश में कोरोना की कितनी जमात, कोरोना बॉम्ब, अब कोरोना के नाम पर जिहाद करेंगे, जमात के साथ रोहिंग्या भी अब कोरोना बम, क्या खून देने से जमातियों के पाप धुल जाएंगे, कोरोना से जंग में जमात का रोड़ा, मरकज की जिद बनी महामारी, कोरोना से खतरनाक वायरस मरकज, लॉकडाउन के दुश्मन हैं जमाती, लुटेरा साथ देश करेगा बर्बाद। इस तरह के हेडलाइन न्यूज चैनलों पर तैरने लगे थे और इन्हें देखते देखते आपकी आंखों के जरिए आपके दिमाग में नफरत घुसा दी गई। धर्म के नाम पर जानलेवा अधर्म, ये टाइटल हेडिंग न्यूज चैनलों के सांप्रदायिक एंकर जहर उगलने लगे थे। उनके कार्यक्रम में इस तरह की सुर्खियां टीवी के स्क्रीन पर धमाके की आवाज के साथ फ्लैश करने लगी थी। एक दूसरे चैनल पर यह लाइन आपके दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट कर रही थी, आखिर निजामुद्दीन का विलन कौन। आपको लगा होगा कि वहां कोई विलन है जो कोरोना फैलाने आ गया है। यह लाइन भी उन्हीं चैनलों के कार्यक्रम की है। कोरोना जिहाद से देश बचाओ, इस जिहाद का नाम दिया गया। कोई कोरोना फैलाने के लिए जिहाद कर रहा है, कोई प्रमाण नहीं, सबूत नहीं, लेकिन चैनलों ने इन पंक्तियों के जरिए करोड़ों लोगों के दिमाग में जहर ठूंस दिया। तबलीगी जमात के पीछे पुलिस भागने लगी। जहां उनके होने की सूचना आती, उस सूचना को न्यूज चैनल ऐसे पेश करते थे, लिखते थे देवबंद में 500 कोरोना बम। तबलीगी जमात के लोगों को बम कहा जाने लगा। आज आप एक धर्म के बारे में जो भी सोचते हैं उसके पीछे इन पंक्तियों का बड़ा योगदान है। निजामुद्दीन में कोरोना वालों की जमात लिखा जाने लगा। निजामुद्दीन और जमात के साथ जिहाद, बम, विलेन जोड़कर इन्हें आतंकवादियों की तरफ पेश किया गया। इन चैनलों के सांप्रदायिक अफीम को पत्रकारिता और राष्ट्रभक्ति समझकर आप चेतना शून्य होने लगे। मीडिया के साथ साथ ट्विटर पर भी कुछ लोगों ने इस माहौल को विस्तार दिया। उस समय के कुछ हैशटैग भी याद कीजिए। कोरोना जिहाद, हैशटैग बैन तबलीगी जमात, हैशटैग जिहादी कोरोना वायरस, हैशटैग जिहादी वायरस, हैशटैग मस्जिदों में सरकारी ताले लगाओ। तबलीगी जमात के कवरेज ने चैनलों को मौका दिया। वो अपने एजेंडे पर आ गए थे। उन्हें इस महामारी से मतलब होता तो ऐसा ही कवरेज अहमदाबाद में ट्रंप के आगमन की रैली को लेकर करते, मध्य प्रदेश में सरकार गिराने और बनाने के खेल को लेकर करते। उस वक्त जब संसद और संसद के बाहर सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा था कि कोरोना को लेकर इमरजेंसी जैसे हालात नहीं हैं, अचानक 18 मार्च के बाद सब कुछ बदल जाता है। उस दिन प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। उसके बाद आती है तबलीगी जमात की स्टोरी। 4 महीने बाद मीडिया ने इस सबसे बड़ी स्टोरी को तहखाने में डाल दिया है। मैं आपको फ्लैशबैक में इसलिए ले जाना चाहता हूं क्योंकि 21 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। जस्टिस टीबी नलवाड़े
और जस्टिस एमजी सेविलकर की बेंच ने जो कहा है उन बातों को उन चैनलों ने आराम से किनारे कर दिया, लेकिन नागरिकों को वो बातें याद दिलाई जा सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में मरकज के कार्यक्रम में जो विदेशी नागरिक आए थे उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चला और यह छवि बनाने का प्रयास किया गया कि ये विदेशी भारत में कोविड-19 के प्रसार के लिए जिम्मेदार हैं। जहां कहीं भी महामारी या आपदा आती है, राजनीतिक सरकार बलि का बकरा ढूंढती है। तमाम हालात इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि विदेशियों को बलि का बकरा बनाने के लिए चुना गया। भारत में संक्रमण के ताजा आंकड़े दिखाते हैं कि मौजूदा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। समय आ गया है कि विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले प्रायश्चित करें और इससे जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करने का सकारात्मक कदम उठाएं। हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की है। क्या हम वाकई अपनी महान परंपरा के अनुसार मौजूदा मामले में काम कर रहे हैं? इन पर लगाए गए आरोप बताते हैं कि हमने उन्हें मदद करने के बजाय आरोप लगाकर जेल में डाल दिया कि वे यात्रा के दस्तावेजों का उल्लंघन कर रहे थे। कोरोना वायरस फैलाने के लिए यही जिम्मेदार थे। अगर इन लोगों के द्वारा संक्रमण फैलाने की बात में जरा भी दम होता तो इन सभी के खिलाफ उचित कार्रवाई हुई होती। उन्हें अपने वतन भेजा जा सकता था। ऐसी स्थिति में उनके परिजन कितने परेशान हुए होंगे। जनवरी से पहले भारत में कई जगह पर धरने प्रदर्शन हो रहे थे। उसमें शामिल होने वाले ज्यादातर मुसलमान थे। उन्हें नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लेकर आपत्तियां थीं। उन्हें लगता था कि मुस्लिम शरणार्थी और प्रवासियों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। वे नेशनल रजिस्टर का विरोध कर रहे थे। मौजूदा मामले में कार्रवाई उन प्रदर्शनकारी मुसलमानों के मन में भय पैदा करने के लिए की गई थी। यह संकेत दिया गया कि उनके खिलाफ कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई के पीछे की मंशा ठीक नहीं लगती। बदनीयती से कदम उठाए गए लगते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने साफ साफ कहा है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाया, लेकिन मीडिया प्रोपेगेंडा फैला सके इसके लिए सामग्री कहां से मिलती है? जाहिर है सरकारी जांच एजेंसियों से मिलती है, जिनके पास ठोस कुछ नहीं होता मगर उनके छापे से जुड़ी तस्वीरें होती हैं। सूत्रों के हवाले से आने वाली अपुष्ट खबरें होती हैं, जिनके सहारे तबलीगी जमात की खबरें दनादन चलने लगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और पुलिस के बारे में जो टिप्पणी की है उससे आपको जवाब मिल जाएगा कि आजकल कैसे एजेंसियों के इस्तेमाल से मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इस केस में महाराष्ट्र की पुलिस ने मैकेनिकली यानी दिमाग नहीं लगाया, काम किया है। लगता है कि राज्य सरकार ने राजनीतिक दबाव में काम किया। सीआरपीसी के तहत जो अधिकार दिए गए हैं उनका पालन करने का साहस पुलिस नहीं कर सकी। रिकॉर्ड से लगता है कि पुलिस ने कोई दिमाग नहीं लगाया। यही कारण है कि इनके खिलाफ केस शुरू करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई प्रमाण नहीं है। रिकॉर्ड पर कोई प्रमाण नहीं है। दोबारा पढ़ रहा हूं, सरकार दूसरे देश के दूसरे मजहब के लोगों के साथ अलग बर्ताव नहीं कर सकती है। आपको समझना यही है कि मीडिया का प्रोपेगेंडा एजेंसियों के बहाने सरकार और राजनीति का प्रोपेगेंडा होता है। न्यूज चैनलों और अखबारों को तबलीगी जमात के लिए प्रोपेगेंडा की वैध सामग्री जांच एजेंसियों ने उपलब्ध कराई। अखबारों में झूठी खबरों की भरमार हो गई थी उस वक्त। कई जगहों पर पुलिस के ही अफसरों को ऐसी खबरों का खंडन करना पड़ा। तंत्र का एक हिस्सा तबलीग को लेकर अफवाहें फैला रहा था। तंत्र के भीतर का ही कुछ छोटा सा हिस्सा इसके खतरे को समझ गया। जिला स्तर पर पुलिस अधिकारी इन खबरों का खंडन करने लगे। यही नहीं, सरकार ने भी